these units will always be arranged in their ascending order. ये जो यूनिट्स होंगी ये हमेशा अरेंज होंगी उनके असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है छोटी यूनिट पहले आएगी, उसके बाद बड़ी यूनिट आएगी, उसके बाद और बड़ी यूनिट आएगी, उसके बाद और बड़ी यूनिट आएगी। इस तरीके से आएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, पहले इसको नोट डाउन करूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले इसको नोट डाउन करूँ। कर लिया नोट डाउन? चलो, तो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मुझे सेंटेंस में एरर बताना। मैंने लिखा lakhs of thousands of people work very hard to make both ends meet, या फिर work very hard। इस सेंटेंस में गड़बड़ है। इस सेंटेंस में गड़बड़ क्यों है? What is the mistake in this sentence? Lakhs of thousands, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? यूनिट्स हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब क्या है? टेंस पहले आएगा, फिर हंड्रेड्स आएगा, फिर थाउजेंड्स आएगा, फिर लैक्स आएगा, फिर मिलियंस आएगा। तो हमेशा छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ मूव करेंगे। सो व्हाट इज द मिस्टेक? छोटी यूनिट पहले आएगी, बड़ी यूनिट बाद में आएगी। दैट मीन्स हाउ वी राइट इट? इट विल बी रिटन एज thousands of lakhs of people work very hard। हजारों लाखों लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं। thousands of lakhs of people work very hard। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस रूल का कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर है। दो कॉन्सेप्ट थे कि यूनिट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी, और दूसरी चीज क्या थी कि ये जो यूनिट्स हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। बच्चे का डाउट बता देते, यू आर वेलकम में वेलकम जो होता है वो इंजेक्टिव होता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट सभी को? चलो आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं इसी वाले रूल में। इसी वाले रूल में लेट्स मूव टू द लास्ट कॉन्सेप्ट। इसको नोट डाउन करिए। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनको हम रैंडम यूनिट्स बोलते हैं। रैंडम यूनिट्स क्या होती हैं समझते हैं। रैंडम यूनिट होती है, आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी चाय कैसे बनानी है। मम्मी ने बोला कि एक ग्लास पानी लो। आप बोलो तो मम्मी 6 तरह के ग्लास रखे हुए, कौन सा वाला ग्लास लूँ? मम्मी थोड़ी सी इरिटेट हुई, बट फिर आपने ग्लास ले लिया। फिर मम्मी ने बोला एक ग्लास की दूध ले लो। मम्मी 1 कप दूध ले लो। मम्मी 7 अलग अलग कप ले रही थी, कौन सा वाला कप लूँ? सो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी रैंडम यूनिट्स की। रैंडम यूनिट्स की क्या प्रॉब्लम थी? आपकी मम्मी ने ना ऐसी यूनिट्स बना रखी थी अपने काम में, ग्लास फुल, स्पून फुल, फिस्ट फुल। फिस्ट फुल का मतलब मुट्ठी भर के। मुझे याद है मेरी मदर को बोली जब मैं पहली बार दाल बनाई थी कि बेटा 4 मुट्ठी दाल ले लो, तो उनकी यूनिट कौन सी थी? फिस्ट फुल। हैंडफुल, हैंडफुल होता है ऐसे हाथ भर लेना। फिस्टफुल होता है ऐसे हाथ भर लेना। माउथफुल, मुंह भर लेना। तो ये जो यूनिट्स हैं जो हर इंसान टू इंसान वेरी करेंगे, घर टू होम वेरी करेंगे, कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगे, जो कोई फिक्स्ड नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रैंडम यूनिट्स। तो ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी रैंडम यूनिट्स हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट इन रैंडम यूनिट्स है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि इन रैंडम यूनिट्स का प्लूरल क्या होता है? एग्जाम में वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बार यहाँ से एरर आया है। अगर मुझे ग्लास फुल का प्लूरल बनाना है तो ग्लासेस फुल करूँ, ग्लास फुल्स करूँ, या ग्लासेस फुल्स करूँ? तो बता सकता है कि इनका प्लूरल क्या है? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ इट? हाँ, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फेवरेट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहता है। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, बी इज द राइट। जब भी आप रैंडम यूनिट्स का प्लूरल बनाओगे, क्या अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आप किसी रैंडम यूनिट्स का प्लूरल बनाओगे तो आप हमेशा एस को एंड में लगाओगे। यू विल ऑलवेज प्लेस एस टुवर्ड्स द एंड। तो ग्लासफुल का प्लूरल क्या हो गया? ग्लासफुल्स। स्पूनफुल का प्लूरल क्या हो गया? स्पूनफुल्स। फिस्टफुल का प्लूरल क्या हो गया? फिस्टफुल्स। हैंडफुल का प्लूरल इज हैंडफुल्स। माउथफुल का प्लूरल इज माउथ। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स डू सर्टेन एग्जांपल्स नाउ। Let's do certain examples now. It's time to do some examples now. Handful, handfuls. दिख रहा है? उसने हाथ भर के कॉइन्स निकाले अपनी पॉकेट से। मैंने 2 हैंडफुल्स ऑफ पास्ता यूज किया, एक हाथ ऊपर पर्सन। ग्लास फुल, पानी का एक ग्लास भर के पी लो इस मेडिसिन के साथ। आर यू एबल टू सी इट? प्लूरल था तो एस लास्ट में लगाया। आगे देखते हैं। ग्लास फुल्स, फिस्टफुल। फिस्टफुल मींस मुट्ठी भर, उसमें मुट्ठी भर के वर्ड्स हैं। ऑल ऑफ अ सडन अचानक से हमारे पास मुट्ठी भर के पैसा आने लग गया। फिस्टफुल्स। क्या समझ में आ रहा है? प्लूरल है मतलब लास्ट में एस लगेगा, अगर सिंगुलर है तो एस नहीं लगेगा। हैंडफुल होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं हैंडफुल। जब गंगा जी में जाते हो तो हैंडफुल ऑफ वाटर देते हो और उसको ऐसे ही चढ़ाते हो। हैंडफुल, फिस्टफुल मुट्ठी भर के, और हैंडफुल इज मुट्ठी खोल के। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? आई होप नहीं है रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 सभी को क्रिस्टल क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्साइटेड हैं सभी लोग? आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगला रूल जो है हमारा, ध्यान से समझना मेरा रूल नंबर 09। रूल नंबर 09 कहता है कि हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड होता है सिंस और एक वर्ड होता है फॉर। ध्यान समझना, सिंस और फॉर सबसे पहले तो इनको हम कैसे यूज करते हैं? इनको हम टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। सिंस और फॉर में डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। एक मिनट मुझे ना जरा, हाँ, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर? सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है? सिंस और, एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड कर लेता हूँ। समझते हैं कि सेंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला कि मैं 2011 से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला मैं वेंसडे से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला मैं जनवरी से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला मैं बचपन से इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैंने बोला मैं जब से पढ़ा रही हूँ जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, मैंने बोला मैं तब से पढ़ा रही हूँ जब मेरी शादी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल गॉट मैरिड। तो इन सारी केसेस में मैंने क्या लगाया? इन सारी केसेस में मैंने सेंस लगाया। फॉर मैंने कब लगाया? मैंने बोला मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला 6 महीने से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला 6 घंटों से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला 6 मिनट से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला 6 सेकंड से पढ़ा रही हूँ। क्या डिफरेंस
डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कब हम फॉर यूज कर रहे हैं, कब सिंस यूज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब सिंस कब यूज होता है, फॉर कब यूज होता है। जब आप ड्यूरेशन बताते हो, क्या बताते हो, ड्यूरेशन, कि उस काम को होते होते कितना समय बीत गया, 10 साल निकल गए, 6 महीने निकल गए, 6 घंटे निकल गए, 6 मिनट निकल गए, 6 सेकंड निकल गए। जब आप ड्यूरेशन बताते हो कि कितना टाइम पीरियड निकल गया, उस चीज़ की अवधि बताते हो, व्हेन यू टेल द टाइम पीरियड, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम फॉर यूज करते हैं। सिंस कब यूज करते हैं, जब आप बताते हो कि वो काम कब शुरू हुआ, व्हेन डिड इट स्टार्ट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टार्ट, उस काम के शुरू होने का पॉइंट ऑफ स्टार्ट, वो काम कब शुरू हुआ, जब आपने पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताया, तब आपने क्या बताया, तब आपने सिंस बताया। क्या ये डिफरेंस क्लियर है सभी को? इज द डिफरेंस क्लियर बिटवीन सिंस एंड फॉर? जब मैंने बताया वो काम शुरू कब हुआ, सिंस लगाया। जब मैंने बताया वो काम कितने टाइम से हो रहा है, मैंने क्या लगाया, मैंने फॉर लगाया। कोई डाउट किसी को? जस्ट 1 मिनट, अभी नहीं कुछ गड़बड़ होती है, तो वापस कैसे जाएगा। मैंने बोला 6 मंथ्स, वो यहाँ पे 6 महीने से है। ही हैज़ बीन हियर फॉर 6 मंथ्स, वो यहाँ पे 6 महीने से है। मैंने क्या लगाया, देखो, व्हाट हैव आई यूज्ड, आई हैव यूज्ड फॉर। ही हैज़ बीन हियर फॉर 6 मंथ्स। मैंने बोला पिछला हफ्ता जब शुरू हुआ था वो तब से है, यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन बताई थी, इसलिए मैंने क्या लगाया था, फॉर। यहाँ पे मैंने क्या बताया, पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताया, मैंने क्या लगाया, सिंस। मैं उसे इस हफ्ते की शुरुआत से जानती हूँ, वो इंग्लिश बचपन से सीख रहा है। कब शुरू हुआ उसका इंग्लिश सीखना, बचपन में। मैंने क्या बताया, पॉइंट ऑफ स्टार्ट। तो जब भी आप पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताओगे, आप सिंस लगाओगे। जब भी आप ड्यूरेशन बताओगे, आप पीरियड ऑफ टाइम बताओगे, आप फॉर लगाओगे। क्या रूल नंबर 9 का कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है एवरीवन, यस और नो? क्या रूल नंबर 9 का कॉन्सेप्ट नंबर 1 सभी को क्लियर है? कि फिर से रिपीट कर लेती हूँ, ड्यूरेशन दे रखी है तो फॉर आएगा, पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा है तो सिंस आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। लेट्स रीड कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है बेटा? कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस लगा हुआ हो, और ये दोनों के दोनों क्या बता रहे हो, ये दोनों के दोनों टाइम के बारे में ही बता रहे हो। अगर किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस लगा हुआ हो और ये दोनों के दोनों टाइम के बारे में ही बता रहे हो, तो इनसे पहले सिर्फ 2 टेंस आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंस हैं जो इनसे पहले आ सकते हैं। वो 2 टेंस कौन कौन से हैं? या तो इनसे पहले परफेक्ट टेंस आएगा, या फिर इससे पहले कौन सा टेंस आएगा, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इसके अलावा कोई और टेंस नहीं आ सकता, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। या तो परफेक्ट टेंस आएगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इसके अलावा कोई और टेंस नहीं आ सकता। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट टेंस? हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव, शैल हैव, ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब बेटा क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई एक लगेगा, प्लस बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो जब भी फॉर और सिंस लगे हुए होंगे, वो हमेशा और हमेशा परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए ही लगेंगे, वो किसी और के लिए नहीं लगेंगे। कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट? एनी डाउट्स एनीवन इन दिस कॉन्सेप्ट? आई होप नहीं है। नो डाउट्स एनीवन? यस, चलो आगे बढ़ें। शैल वी मूव अहेड? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जांपल्स। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताने सेंटेंस सही है गलत है। मैंने सेंटेंस लिखा, आई टॉट इंग्लिश फॉर 2 years। मैंने सेंटेंस लिखा, शी टीचेस द सब्जेक्ट सिंस शी गॉट मैरिड। जब मुझको नहीं समझ में आया, मैं रिपीट करूँगी, डोंट वरी। अब देखो, कहने से यहाँ पे फॉर टाइम के लिए यूज हुआ है, कहने से यहाँ पे सिंस टाइम के लिए यूज हुआ है। हमने फॉर सिंस को भी हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब भी ये फॉर और सिंस टाइम के लिए यूज होंगे, तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सो इनसे पहले जो टेंस होगा वो कौन सा होगा? इनसे पहले जो टेंस होगा वो या तो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। सिंपल पास्ट टेंस यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे? आई हैव टॉट आ सकता था, आई हैव बीन टीचिंग आ सकता था, ये दोनों सही थे। सेम इज द केस विद यू, सेम इज द केस यू। यहाँ पे भी क्या आएगा? टीचिंग नहीं आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? शी हैज टॉट, शी हैज बीन टीचिंग। दोनों का टेंस गलत है। बोथ ऑफ देम हैव यूज्ड रॉन्ग टेंस। दोनों के दोनों का टेंस गलत है। कोई डाउट किसी को भी? आई होप नहीं है। तो हमेशा जो टेंस यूज होगा वो हमेशा और हमेशा या तो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। इसके अलावा कोई और टेंस यूज नहीं हो सकता। यू कैन नॉट यूज एनी अदर टेंस। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आते हैं इसी में कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? व्हाट इज कॉन्सेप्ट नंबर 3? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नहीं, हैड नहीं होगा ना, पास्ट की बात नहीं होगी। जब आगे पास्ट की बात होगी तो हैड होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है इसका? कॉन्सेप्ट नंबर 3 सेज, इसी रूल का कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है, अगर सिंस के आगे कोई टेंस आएगा, सिंस जिसके बारे में बात कर रहा है वो हमेशा सिंपल पास्ट होगा। मैं समझाती हूँ, मुझे पता है आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। सिंस जिसके लिए यूज होगा वो परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, लेकिन सिंस जिसके बारे में बताएगा वो टेंस कौन सा होगा? वो टेंस हमारा सिंपल पास्ट होगा। इसके अलावा वो टेंस कोई और नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेंटेंस लिखा, हियर शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस माई फादर हैड मूव्ड टू दिल्ली। वो यहाँ रह रही है जब से मेरे फादर दिल्ली मूव हुए हैं। अब इस सेंटेंस में क्या घोटाला है? देयर इज अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, एंड व्हाट इज दैट मिस्टेक?